नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं अमेरिकन क्रांति। पिछले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी, अमेरिकन क्रांति के बारे में, और आपको मैंने स्लोगन भी पढ़ाया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन नाउ। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कोलंबस कैसे भारत की खोज पर निकलता है और अमेरिका पहुंच जाता है और पूरी जिंदगी वो यही सोचता सोचता मर जाता है कि उसने भारत की खोज कर ली है। लेकिन अमेरिकन वासुपुची बताता है भाई कि जो वो भारत भारत बता रहा है वो भारत नहीं है, वो नई दुनिया है, और उन्हीं के नाम पर नई दुनिया का नाम पड़ा अमेरिका, अमेरिकन वासुपुची के नाम पर। उसके बाद मैंने आपको 13 उपनिवेश के बारे में भी बताया जो कि इंग्लैंड ने अमेरिका में स्थापित किया था। अब आइए आज का लेक्चर हम लेते हैं अमेरिकन क्रांति के कारण। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण अमेरिका में क्रांति हुई। तो तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे करते हैं शुरू। कॉपी पेन निकाल लीजिए, कुछ कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और जो बच्चे आज नया इस क्लास में आए हैं वो वीडियो लिंक्स दिया होगा, कहां पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप क्लिक करके पुराना लेक्चर सुन सकते हैं। अमेरिकन क्रांति के क्या कारण थे? देखो बच्चे, किसी भी देश की जो क्रांति होती है ना, उसमें 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। कौन कौन से फैक्टर? एक तो सामाजिक कारण, एक राजनीतिक कारण और एक आर्थिक कारण। चाहे भारत की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिका तो आप पढ़ ही रहे हैं। वर्ल्ड में जितने भी जगह आपने रेवोल्यूशन सुना, जितने भी जगह आपने क्रांति सुनी, उनमें ये जो फैक्टर्स हैं ये कॉमन फैक्टर हैं, ये होने ही होने हैं। उसी के कारण तो क्रांति होती है भाई। आइए आज शुरू करते हैं। पहला, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पुराने लेक्चर का कुछ 1-2 चीज दोहरा दूं, उसके बाद हम आज के नए टॉपिक पर वापस लौटेंगे। मैंने आपको पुराने लेक्चर में यह बताया था कि आखिर अमेरिका में बसने वाले लोग कौन थे। तो मैंने आपको यह बताया कि अमेरिका में बसने वाले लोग भाई वही लोग थे जो कि इंग्लैंड में परेशान थे। किस चीज से परेशान थे? उनको अपनी धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। उनको अपने बात को रखने की स्वतंत्रता नहीं थी। वो जो धर्म का सुधार चाहते थे वो सुधार वहां पर हो नहीं पा रहा था, और जब जो चीज वो करना चाहते थे इसमें उनको दबा दिया जाता था। तो ऐसे लोग क्या किया? ऐसे लोगों ने अमेरिका छोड़ा, इंग्लैंड छोड़ा और वो वापस अमेरिका आ गए। और कुछ ऐसे लोग थे जो कि कुछ असामाजिक तत्व जिनको माना जाता था इंग्लैंड में, उनको जहाज पर बैठाया गया और 7 समुद्र पार अमेरिका लाकर छोड़ दिया गया। तो इन्होंने बड़े कष्ट सहे थे वहां पर। तो ये एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कि जातिगत भेदभावना ना हो। तो आज हम यही सामाजिक कारण सारा कुछ पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो उभर कर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सामाजिक कारण। अमेरिका की जो सामाजिक संरचना थी वो इंग्लैंड की सामाजिक संरचना से भिन्न थी। अब ये क्वेश्चन उठता है मन में कि आखिर सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अमेरिका की सामाजिक संरचना भिन्न थी और इंग्लैंड की जो सामाजिक संरचना थी वो भिन्न थी? आखिर ऐसा क्यों? देखो बच्चों, अमेरिका में जो इंग्लैंड वासी आकर बसे, ठीक है, उन्होंने जिस समाज का निर्माण किया वो जनतांत्रिक समाज था, वो लोकतंत्रात्मक समाज था। जबकि जो इंग्लैंड की सामाजिक व्यवस्था थी वो सामंती थी, मतलब पैसे वालों के हाथ में समाज वहां पर हुआ करता था। और अमेरिका का जो समाज था वो मौलिक आदर्शवादी समाज था। कैसा समाज था भाई? आदर्शवादी, सभी को समान अधिकार प्रदान करने वाला समाज। लेकिन इंग्लैंड की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? रूढ़िवादी थी, पौराणिक विचारधाराओं को मानते थे, पुराने चीजों पर ज्यादा विश्वास रखते थे। उनका ऐसा समाज था। और इसके साथ साथ एक बहुत जो बड़ी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक पौराणिक और एक नवीन विचारधाराओं में जल्दी सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। उसके कारण क्या होता है? मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है। अब देखो कैसा समाज था? अंग्रेजों की राजनीतियों पर धनिकों का प्रभाव था। इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था थी। सामंती कौन होंगे भाई? जो पैसे वाले लोग होंगे, उनका प्रभाव था। गरीब लोगों को तो के बारे में तो कुछ वो सोचते ही नहीं थे।
लेकिन अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था में सभी लोग बराबर थे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। बड़ा अच्छा समाज का निर्माण उन्होंने किया था, क्योंकि वो बहुत दबे थे, बहुत मतलब उन्होंने बहुत कष्ट सहा था इंग्लैंड में। तो वो एक ऐसा समाज चाहते थे, ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें कि वो प्यार से और भाईचारे से रह सके। ये बहुत बड़ा। और जब वो इंग्लैंड वाले जब आए, अमेरिका आए, तो फिर से वही रूढ़िवादी विचारधारा को वहां पर उन्होंने स्थापित कर दिया। ये देखिए, उन्होंने फिर से वही रूढ़िवादी विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा को वो मानते नहीं थे, सामंतवादी विचारधारा को लाने की उसने कोशिश की। तो भाई ऐसे थोड़े चलेगा। तुम जब हम वहां थे तो भी हमें जीने नहीं दिया, वहां से छोड़कर आ गए यहाँ पर, तब भी तुम हमें जीने नहीं दे रहे हो। तो इस बात को लेकर जो है एक जबरदस्त मतभेद पैदा हुआ और जो सामाजिक कारण बना। अब आइए धार्मिक कारण के ऊपर बात करें। अब ये धार्मिक क्या हुआ? इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के चलते प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार हुआ। आपको पता है कि ईसाई धर्म जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो हिस्सों में बटा हुआ है। मैंने आपको एक बार लेक्चर दिया था प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के ऊपर। बहुत सारा जो चर्च के पास कुछ मतलब कहते हैं ना, असीमित अधिकार थे, बहुत ज्यादा अधिकार चर्चों के पास थे। धर्म पत्र बेचकर वो आपके जो गुनाह थे उसको माफ कर देते थे। वो जो मतलब जो सोच के बाहर था ये सब चीजें। तो क्या हुआ, इतने में प्रोटेस्टेंट धर्म वहां पर उभरा। बड़ा अच्छा लिबरल सा धर्म, जो दकियानूसी विचारधारा का क्या करता था, विरोध करता था। लेकिन इंग्लैंड ने इस धर्म सुधार आंदोलन में उपजे प्रोटेस्टेंट का विरोध किया, जिसके कारण वहां पर धार्मिक भावना को, जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे, जो वो चर्च को स्थापित करना चाहते थे, वहां पर तो भाई स्थापित करने नहीं दिया। उन लोगों को दबाया गया, उन लोगों को मारा गया। तो वो भागकर कहाँ आए? अमेरिका आए। अब अमेरिका में जब प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, उसके बाद इंग्लैंड वालों ने अपना धर्म, कौन सा? कैथोलिक, जो कि चर्च बेस्ड धर्म था, वो लेकर कहां पहुंच गए थे? वो कहां पहुंच गए थे? अमेरिका पहुंच गए थे। अब यहां पर धर्म को लेकर भी लड़ाई, एक तो सामाजिक व्यवस्था को लेकर लड़ाई शुरू हुई और दूसरी धार्मिक व्यवस्था को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ कैथोलिक मानने वाले लोग, एक तरफ प्रोटेस्टेंट मानने वाले लोग। प्रोटेस्टेंट जो कि रूढ़िवादी विचारधारा को नहीं मानते थे, लेकिन जो कैथोलिक थे वो रूढ़िवादी विचारधारा को मानते थे। तो अब दो विचारधाराओं के बीच में धार्मिक उन्माद और धर्म के नाम पर लड़ाइयां शुरू हो गई। आप बात समझ रहे हैं? कहां पर होना शुरू हुआ ये सब? अमेरिका में। अब क्या हुआ भाई? अब कैसी लड़ाई थी ये? धार्मिक व्यवस्था की लड़ाई कैसी लड़ाई थी? अब इसको समझते हैं। इंग्लैंड के चर्च पर, इंग्लैंड का जो कैथोलिक चर्च का जो धर्म था, उस पर बिशप का आधिपत्य था। और धर्म बिशप तो अपना आधिपत्य बनाकर रखते थे, और साथ में क्या बोलते थे कि जो प्रोटेस्टेंट मानने वाले लोग हैं, जो प्यूरिटन मानने वाले मताविलंबी हैं, भाई वो नीचे हैं, वो दबे कुचले लोग हैं, उनकी बातों को मत सुनो, उनकी बातों को मत मानो, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म और राज व्यवस्था क्या है? कैथोलिक की राज व्यवस्था है। वो अपने आप को बदलने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, जिसका विरोध हुआ। कहां पर विरोध हुआ? पहले इंग्लैंड में विरोध हुआ, तो वहां से लोग भगाए गए। वो कहां आए? अमेरिका आए। लेकिन जब अमेरिका को इंग्लैंड वालों ने गुलाम बनाया, तो अपने साथ अपने वो पाखंडी धर्म को भी लेकर आ गए, और वहां पर कहें कि तुमको हमारी बातों को मानना पड़ेगा, हमारी धार्मिक जो हमारे रीति रिवाज है उस रीति रिवाज से तुम्हें चलना पड़ेगा, हमारे चर्च की जो व्यवस्था है उस चर्च की व्यवस्था को तुम्हें माननी पड़ेगी, हमारी बिशप की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को तुम्हें माननी पड़ेगी। अरे अमेरिकन वाले कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये धार्मिक व्यवस्था इतनी गंदी व्यवस्था है, जिन्होंने हमें इंग्लैंड से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। और जब हम एक स्वच्छंद और सुंदर समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो ये जो इंग्लैंड वाले हैं ये हमें करने नहीं दे रहे हैं।
तो अब यहां पर धर्म के नाम पर भी लड़ाई शुरू हुई, किसके किसके बीच में, प्रोटेस्टेंट के अपने विचार और कैथोलिक के अपने विचारों में अब मतभेद शुरू हो गया, खुल के लड़ाई शुरू हुई। तो ये बन गया धार्मिक कारण। अच्छा, एक सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है ना इन सब के बीच में, अगर कोई भी क्रांति आती है, आप इस बात को समझने की कोशिश करना, क्रांति कोई साधारण आदमी नहीं ला सकता। वो एक इंटेलेक्चुअल होगा, वो पढ़ा लिखा होगा, जो अपनी बातों को समाज के सामने रखेगा, इतने अच्छे ढंग से वो अपने बातों को रखेगा कि सामने वाला लोग जो है उसकी बातों को सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा, और उसके मन में ये बात उत्पन्न होगी कि नहीं भाई, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो बौद्धिक चेतना का प्रसार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भारत की क्रांति की बात करें तो भारत के क्रांति में भी सामाजिक और बौद्धिक चेतना का प्रचार प्रसार जब बहुत जोरों शोरों से हुआ, तभी तो लोगों में आजादी की भावना जगी। जैसे बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद अपने विनायक दामोदर सावरकर, जिनकी पूरी वीडियो मैंने बनाई है, कैसे उन्होंने 87 जब अंग्रेजों ने बोला 1857 क्या है भाई, 1857 क्या है, एक विद्रोह है, उन्होंने बोला विद्रोह नहीं, ये क्या है, ये तो क्रांति की शुरुआत है। तो ऐसे लोगों ने लोगों के बीचों में बौद्धिक चेतना को फैलाया। ठीक उसी तरह से अमेरिका की क्रांति में बौद्धिक चेतना का बहुत बड़ा रोल, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ। किन्होंने रोल प्ले किया? जो फिलोसफर्स थे, जो राइटर्स थे, ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने लोगों के बीच में एक सामूहिक चेतना पैदा की। अब उसमें से कुछ इंग्लैंड में बसने वाले लोग थे, कुछ फ्रांस के लोग थे और कुछ अमेरिका के लोग थे। अब सभी लोगों ने मिलकर जो अमेरिका के लोग हैं उनके बीच में अपने बातों को रखा, और अमेरिकन वासी को उनकी बातें बहुत पसंद आई, और उसके बाद बौद्धिक चेतना जगी लोगों में और क्रांति की फिर शुरुआत हुई। आइए वो कौन कौन से लोग थे उनके बारे में जाने। पहला नाम जॉन लॉक। ये जॉन लॉक है कौन? जॉन लॉक को फादर ऑफ, मतलब इनको उदारवाद का पिता माना जाता है। अब उदारवाद क्या है? जॉन लॉक उदारवाद के फिलॉसफी और लिबरलिज्म के फादर माने जाते हैं। इन्होंने कैसी थ्योरी दी? इन्होंने थ्योरी दी कि एक मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है और उसको पूरे जिंदगी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। जब ये बौद्धिक चेतना, ये बौद्धिकवादी बातें जब फैली अमेरिका में कि भाई सच में हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं तो हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, हमारा जो रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस पर कोई कैसे कब्जा मार सकता है। इन बातों को बड़े अच्छे ढंग से जॉन लॉक ने रखा और इनकी बातें धीरे धीरे आगे प्रचारित होती गई। लोगों को उनकी बातें अच्छी लगी और इस तरह से उनके दिमाग में आया नहीं भाई, हमें आजाद होने का पूरा अधिकार है। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू, इनका भी बड़ा अमेरिकन क्रांति में इनका भी बड़ा योगदान था। इन्होंने तो थ्योरी, पृथक्करण की थ्योरी दी। पृथक्करण की थ्योरी क्या होती है? आप देखो, आप हिंदुस्तान में रहते हो, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ व्यवस्था कैसे चलती है? कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है। ये जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका देखते हो, सुनते हो, इसकी थ्योरी किसने दी थी? मॉन्टेस्क्यू ने दी थी, जो फ्रेंच दार्शनिक था। उन्होंने बोला भाई एक कार्यकारिणी समिति होनी चाहिए जो कार्य का निर्वहन करे, एक न्यायपालिका होनी चाहिए जो कि न्याय दे लोगों को, एक विधायिका हो जो कि कानून का निर्माण करे। इस तरह की उन्होंने शक्तियों का पृथक्करण किया। अरे लोगों को बड़ा पसंद आया ये चीज और कहा कि नहीं, हम राजा के ऐसे निरंकुश बात में कैसे रह सकते हैं, ठीक है, हम तो भाई आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। और इनकी बातें लोगों तक पहुंची, लोगों को बड़ा पसंद आया और उसके बाद बौद्धिक चेतना जगी। अब आइए, अब एक अमेरिकन फिलोसफर की बात करते हैं जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो फिजिक्स पढ़ते हैं आपने, वो लोग इस नाम से बखूबी परिचित हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े लेखक, चिंतक, जितना बोले उतना काम, बहुत बड़े आदमी थे। अब इनकी क्या देन थी?
सबसे पहले अगर हम विज्ञान के क्षेत्र में इनकी बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में आप अपने घर पर, जिनके घर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान इमारतें होती है, आपने देखा होगा एक त्रिशूल निकला होता है, तड़ित चालक जिसको बोलते हैं, इन्होंने तड़ित चालक की खोज की। ठंडे में जो आप रूम हीटर जलाते हो, रूम हीटर की इन्होंने ही खोज की। तो इनके काफी सारे आविष्कार थे, ये बहुत फेमस लोगों में एक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। और आप गाड़ी में जो देखते हो ऑडीमीटर, इन्हीं का देन है ऑडीमीटर, ठीक है। तो इन्होंने काफी सारी खोज की। इसके साथ साथ ये बहुत बड़े चिंतक और दार्शनिक थे। इन्होंने और इनको संयुक्त राष्ट्र संस्थापकों में एक माना जाता है, और स्वतंत्रता घोषणा पत्र लिखने में इनका बड़ा योगदान था बेंजामिन फ्रैंकलिन का। एक और बहुत बड़े मतलब प्रखर विद्वान हुए जो अमेरिकन ही मूल के थे, थॉमस जेफरसन, और इन्होंने अमेरिका का घोषणा पत्र लिखा 1776 ईस्वी में। इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने जो घोषणा पत्र लिखा, इनमें जॉन लॉक की बातें इनमें साफ इनके घोषणा पत्र में झलकती है, जिनमें उन्होंने बोला था कि मनुष्य अगर स्वतंत्र पैदा होता है, उसको सुख शांति से जीने का पूरा अधिकार है। और बहुत बढ़िया घोषणा पत्र लिखा। हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे आगे। इसके साथ साथ एक और बौद्धिक चेतना जिन्होंने पूरे अमेरिका में फैलाया, थॉमस पेन। इंग्लैंड में पैदा हुए, अमेरिका आकर बसे, इतने क्रांतिकारी मतलब राइटर थे। उन्होंने एक बुक लिखी कॉमन सेंस, और ये बुक के हर एक पन्ने में क्रांति की मतलब जो है सुगंध आई। और लोगों ने जब इस बुक को पढ़ा तो कहते हैं क्या कि जो जॉर्ज वाशिंगटन ने, आप अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो बंदूक उठाई, उनके पीछे इस बुक का बहुत बड़ा हाथ था। और ये तीसरे राष्ट्रपति भी बने थॉमस पेन। हम एक एक करके इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर इसको कवर कर पाए तो इट्स ओके, नहीं कर पाए तो हम इसका एक एक वीडियो बनाकर डालेंगे। आपको बताएंगे कि जॉन लॉक कौन थे, मोंटेस्क्यू, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आपको समझ में आया कि बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं वो समाज में किस तरीके से अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं, लोगों में जागृति पैदा करते हैं, और जनमानस को क्रांति करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इनका बड़ा रोल होता है समाज में क्रांति करने